एक लंबी भयानक चीख निकाली। वह आवाज इंसानी होकर भी इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ फट गई हों। गांव के पश्चिम में कंटीली झाड़ियों और बंजर जमीन के पार एक पुराना श्मशान पड़ा था। सालों पहले नया घाट बनने के बाद वहां अंतिम संस्कार होना बंद हो गया और धीरे धीरे वह जगह उजड़ती चली गई। मगर उजड़ने के बाद वह और भी डरावनी हो गई। टूटी चिताओं की राख, आधे जले बांस, बिखरी लकड़ियां और बीच में खड़ा एक विशाल पीपल का पेड़ जिसकी जड़ें मिट्टी से बाहर निकलकर सांपों की तरह फैली हुई थीं। गांव वाले कहते थे दिन में वह जगह बस सुनसान लगती है, लेकिन रात होते ही वह डरावनी हो जाती। आधी रात के बाद वहां से अजीब आवाजें आती थीं और सबसे डरावनी बात यह थी कि जो भी आदमी उस पुराने श्मशान में रात बिताने गया वह या तो कभी वापस नहीं लौटा या लौटा तो पहले जैसा इंसान नहीं रहा। उसी गांव में एक लड़का था, समीर। पिछले कई महीनों से बेरोजगार था। गांव में कभी कभार छोटा मोटा काम मिल जाता, लेकिन उससे घर नहीं चलता था। उसकी मां लंबे समय से बीमार थी। दवाई, उधार, राशन सब मिलाकर हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि अब उसके पास सोचने का समय भी नहीं था। उसे बस पैसे चाहिए थे, जल्दी। तभी उसका दोस्त राजू तेजी से दुकान पर आया। समीर, एक काम मिला है तेरे लिए। कौन सा? रात की ड्यूटी है, लेकिन जगह अच्छी नहीं है। जहाँ पैसे मिले वही जगह अच्छी है। पुराने शमशान पे चौकीदार चाहिए। पैसा कितना मिलेगा? 12,000 महीना। समीर ने राजू को देखा। 12,000 उसके लिए बहुत थे। मैं करूंगा। दुकान के कोने से बैठे माधो काका ने गहरी आवाज में कहा, बेटा, उस काम के पैसे सिर्फ ड्यूटी के नहीं, खतरे के हैं। सब डराने के लिए बोलते हैं। वह जानता था कभी कभी आदमी ऐसे फैसले करता है जहां डर बाद में आता है, मजबूरी पहले आता है। समीर रात में तैयार होकर निकल पड़ा। जैसे जैसे वह गांव से दूर गया, आवाजें कम होती गईं। पहले लोगों की बातें गायब हुईं, फिर कुत्तों का भौंकना, फिर झींगुरों की आवाज भी धीरे धीरे पीछे छूट गई। रास्ता सुनसान होता गया। दोनों तरफ सूखी झाड़ियां थीं। ऊपर आकाश साफ था, लेकिन अंधेरा जमीन पर ज्यादा घना लगता था। कुछ देर बाद वह वहां पहुंचा। लोहे का पुराना फाटक एक तरफ गिरा पड़ा था, दूसरी तरफ का हिस्सा टेढ़ा लटक रहा था। उसी के आगे शुरू होता था पुराना श्मशान। अंदर कदम रखते ही समीर के नाक में एक जानी पहचानी मगर भारी गंध घुसी। राख, सीलन, जली लकड़ी और पुरानी मिट्टी की मिलीजुली गंध। श्मशान के पीछे एक छोटी झोंपड़ी थी। वहां एक लालटेन जल रही थी। उसी रोशनी में एक बूढ़ा आदमी बैठा दिखा। तुम नए चौकीदार हो? जी। दामोदर काका धीरे से उठे। उनका चेहरा थका हुआ था, लेकिन उनकी आंखें बहुत चौकन्नी थीं। नाम क्या है तुम्हारा? समीर। ध्यान से सुनो समीर, रात के बाद अगर कोई औरत दिखाई दे उससे बात मत करना। खिड़की पर आवाज आए तो देर तक मत देखना, और अगर पीपल के पास कुछ दिखे तो वहां जाना मत। समीर ने हल्की हंसी रोकते हुए पूछा, अगर सच में कोई औरत हो तो? दामोदर का चेहरा सख्त हो गया। तो वह इस जगह की नहीं होगी। ये कहकर उन्होंने झोंपड़ी की चाबी समीर के हाथ में रखी। दरवाजा बंद रखना। जो भी हो, आधी रात के बाद बाहर मत निकलना। इतना कहकर वे मुड़े और अंधेरे में चल दिए। समीर उन्हें देखता रहा। एक अजीब बात उसने तुरंत नोट की। सूखी मिट्टी पर चलते हुए भी उनके कदमों की आवाज नहीं आई। समीर ने नजरअंदाज किया और वो कमरे में जाके बैठ गया। शुरुआत में सब सामान्य लगा। पेड़ की शाखाएं हिल रही थीं। कभी कभी उल्लू की आवाज आती। समीर खुद को समझाता रहा कि डर जगह नहीं, दिमाग बनाता है। लेकिन धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। जैसे जैसे समय आगे बढ़ा, आवाजें कम होती गईं। हवा थम गई। बाहर पीपल का पेड़ अब हिल नहीं रहा था। सब कुछ एकदम स्थिर हो गया। घड़ी में 12 बजाए। उसी पल खिड़की पे जोर से आवाज आई। समीर का सिर झटके से खिड़की की तरफ उठा। कुछ पल खामोशी रही, फिर दोबारा आवाज जोर से आई, जैसे कोई बाहर से लकड़ी की चौखट पर जोर जोर से नाखून मार रहा हो। समीर खिड़की के पास गया। उसने पहले दूर से देखने की कोशिश की। बाहर कुछ साफ नहीं दिखा। फिर वह थोड़ा पास गया। खिड़की की पतली झिड़ी से बाहर देखा, लेकिन अंधेरा था, और उसी अंधेरे के बीच एक चेहरा दिखा। समीर का खून जैसे जम गया।
खिड़की के बाहर एक औरत खड़ी थी। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरा आधा जला हुआ, चमड़ी कई जगह काली और कई जगह फटी सी लग रही थी। आंखें लाल नहीं बल्कि गहरी, भीगी और डरावनी चमक वाली थीं। उसका सिर हल्का सा झुका हुआ था, जैसे वह खिड़की के अंदर झांककर समीर का चेहरा पढ़ रही हो। समीर पीछे हटना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे वहीं रुक गए। फिर उस औरत ने धीरे धीरे अपना सिर ऊपर उठाया और खिड़की पर एक बार फिर नाखून मारा। थक। समीर झटके से पीछे हट गया। उसी समय श्मशान के बाहर से लड़खड़ाते कदमों की आवाज आई। वह गांव का शराबी लल्लन था। खिड़की के बाहर खड़ी औरत अब खिड़की के सामने नहीं थी। वह कुछ दूर पीपल के पास खड़ी थी। लल्लन ने उसे देखा। वह औरत बिना जवाब दिए उसकी तरफ बढ़ी। धीरे धीरे लल्लन पहले हंसा, फिर उसका चेहरा उतर गया। अगले पल वह औरत अचानक उसकी बिल्कुल पास थी। उसने लल्लन की गर्दन पकड़ी और एक तेज झटका में उसकी गर्दन मोड़ दी। लल्लन की चीख गले में ही रह गई। उसका शरीर डीला पड़कर मिट्टी पर गिर गया। समीर खिड़की के अंदर खड़ा सब देखता रहा। उसके हाथ कांपने लगे। उसे अब समझ आ चुका था आज वो भी नहीं बचने वाला है। लल्लन के गिरने के बाद श्मशान फिर से शांत नहीं हुआ, बल्कि अब वह और भी ज्यादा भारी लगने लगा। कुछ मिनट बाद बाहर दरवाजे के पास किसी के चलने की आवाज आई, धीरे, जैसे कोई झोंपड़ी का चक्कर लगा रहा हो। समीर ने डंडा उठा लिया। दरवाजे के इस पार उसकी सांस चल रही थी, उस पार कुछ और। फिर दरवाजे पर बहुत हल्की चोट हुई और फिर दूसरी, जैसे बाहर जो खड़ा है उसे यकीन हो कि अंदर वाला डरकर खुद ही दरवाजा खोल देगा। समीर ने दरवाजा नहीं खोला, वह पीछे हट गया। कुछ सेकंड बाद सारी आवाजें बंद हो गईं और यही खामोशी सबसे डरावनी थी। उधर गांव में लल्लन घर नहीं पहुंचा। राजू को समीर की भी चिंता हो रही थी। उसने माधो काका, बलदेव और हरिया के साथ श्मशान चल पड़ा। चारों हाथ में लालटेन, डंडा लेकर श्मशान की तरफ चल पड़े। श्मशान पहुंचते ही राजू ने आवाज लगाई, समीर! झोंपड़ी के भीतर से जवाब आया, अंदर हूं। राजू दरवाजे की तरफ बढ़ा ही था कि माधो काका की नजर पीपल की ओर गई। उनका चेहरा सफेद पड़ गया। पीछे देखो सब। पीपल के पास वही औरत खड़ी थी। इस बार उसकी चाल पहले से तेज थी, जैसे अब उसे छिपने की जरूरत नहीं रही। अचानक वह बलदेव पर झपटी। सब कुछ 2 सेकंड में हुआ। बलदेव चीखा, पीछे गिरा और उसकी आवाज वहीं टूट गई। हरिया भागने को मुड़ा, मगर डायन उस तक भी पहुंच गई। मिट्टी पर घसीटने जैसी आवाज आई, फिर सन्नाटा। राजू के हाथ से लालटेन लगभग छूट गई। आवाज सुनकर समीर झोंपड़ी का दरवाजा खोलकर बाहर निकलता है। उसने बाहर जो देखा उससे उसके पैरों में जैसे जान ही नहीं रही। लल्लन की लाश दूर पड़ी थी। बलदेव मिट्टी पर उल्टा पड़ा था। हरिया एक टूटे चबूतरे के पास हिलना बंद कर चुका था। राजू और माधो काका पीछे डरे हुए खड़े थे और उनके सामने वह औरत थी। अब वह पहले से ज्यादा भयानक लग रही थी। उसके पैरों के नीचे राख उड़ी हुई थी, बाल चेहरे से चिपके थे और उसका सिर धीरे धीरे दाएं बाएं हिल रहा था, जैसे वह अगला शिकार चुन रही हो। तभी माधव काका ने कहा, पीपल की जड़ में लोहे का खूंटा है क्या? उसे फिर से गाड़ना होगा, वही इसे रोक सकता है। समीर और राजू पीपल की जड़ के पास मिट्टी खोदने लगते हैं। जड़ के पास की मिट्टी बाकी जमीन से अलग थी, जैसे कोई उसे बार बार खरोंचता रहा हो। राजू के हाथ किसी लोहे से टकराए। दोनों ने तेजी से मिट्टी हटाई। एक पुराना काला पड़ा लोहे का खूंटा जड़ में फंसा था। पूरा गड़ा नहीं था, ऊपर का हिस्सा बाहर था। यानी यही वजह थी कि वह चीज अब श्मशान में खुलकर घूम रही थी। तभी पीछे से माधो काका की चीख सुनाई दी। समीर और राजू ने मुड़कर देखा। डायन माधो काका तक पहुंच चुकी थी। उन्होंने जलती लकड़ी उसकी ओर फेंकी। वह एक पल को पीछे हटी, लेकिन फिर झपटकर माधो काका को गिरा दिया। समीर दौड़ना चाहता था, मगर माधो काका ने ही चिल्लाकर रोका दिया, खूंटा पहले लगाओ। समीर ने दोनों हाथों से खूंटा खींचकर बाहर निकाला। वह भारी था। राजू ने पास पड़ा डंडा उठाया। डायन अब उनकी ओर मुड़ चुकी थी। राजू ने डर के बावजूद उसके सामने डंडा घुमाया। डायन एक पल रुकी, फिर उसने उसे इतनी ताकत से धक्का दिया कि राजू मिट्टी पर दूर जा गिरा। उसके कंधे से दर्द भरी चीख निकली। अब समीर और डायन के बीच सिर्फ कुछ कदमों का फासला था। समीर ने खूंटा दोनों हाथों से पकड़ लिया।
डायन झपट्टी। समीर साइड में हटा और उसी पल खूंटा पीपल की जड़ के पास जमाने लगा। मिट्टी सख्त थी, खूंटा आधा ही धंसा। डायन फिर पलटी, इस बार और तेज। तभी घायल राजू ने पीछे से उठकर टूटी लालटेन उसकी ओर फेंकी। आग की छोटी सी लपट उसके कपड़ों और बालों के पास लग गई। डायन एक पल के लिए बुरी तरह तड़पी। बस उतना ही मौका काफी था। समीर ने पूरी ताकत से खूंटे पर वजन डाला। राजू भी लड़खड़ाता हुआ आकर उसके साथ जोर लगाने लगा। दोनों ने एक साथ ताकत लगाई। खूंटा पूरी तरह जड़ के नीचे धंस गया। जैसे ही खूंटा अपनी जगह पहुंचा, पूरा पीपल जोर से हिल उठा। हवा नहीं चल रही थी, फिर भी पेड़ कांप रहा था। जमीन हल्की हल्की थरथराई। डायन ने पहली बार एक लंबी भयानक चीख निकाली। वह आवाज इंसानी होकर भी इंसानी नहीं थी, जैसे कई आवाजें एक साथ फट गई हों। उसका शरीर धीरे धीरे पीछे खींचने लगा, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे जड़ की तरफ खींच रही हो। वह पीपल के पास पहुंची। उसके हाथ मिट्टी नोचते रहे थे, फिर उसका शरीर धुएं की तरह और अंधेरे की तरह टूटता हुआ पेड़ में समा गया। कुछ ही पल में वहां कुछ नहीं बचा, बस पीपल, काली मिट्टी और खामोशी। धीरे आसमान हल्का होने लगा। सुबह की फीकी रोशनी श्मशान पर पड़ी तो पिछली रात की असलियत साफ दिखी। लल्लन मरा पड़ा था, बलदेव भी, हरिया भी और माधो काका। समीर उनके पास भागा, लेकिन देर हो चुकी थी। माधो काका की सांस जा चुकी थी। श्मशान ने फिर अपनी कीमत ले ली थी। राजू जिंदा था, मगर घायल। समीर के हाथ मिट्टी, राख और खून से सने थे। दोनों किसी तरह गांव लौटे। गांव वाले उन्हें देखकर सन्न रह गए। समीर ने एक बूढ़े आदमी से पूछा, वो औरत कौन थी? बापू पहले डायन नहीं थी, वह कावेरी थी। समीर चुप हो गया। बूढ़ा आगे बोला, बहुत साल पहले गांव वालों ने उस पर झूठा इल्जाम लगाया था कि वह जादू टोना करती है। लोग डर गए, फिर वही डर हिंसा बन गया। उसे उसी पुराने श्मशान में पीपल के पेड़ से बांधा गया। वह रोती रही, दया मांगती रही, लेकिन किसी ने नहीं सुना। उसे जिंदा जला दिया गया। समीर का गला सूख गया। बूढ़े ने भारी आवाज में आगे कहा, मरते समय उसने कहा था, जो लोग मुझे यहां छोड़ रहे हैं, मैं उन्हें भी चैन से नहीं रहने दूंगी। उस रात के बाद श्मशान में मौतें शुरू हो गईं। तब गांव के एक तांत्रिक ने पीपल की जड़ में लोहे का खूंटा गाड़कर उसे बांधा था। जब तक खूंटा मजबूती से गड़ा रहता, वह बाहर नहीं आ पाई। अब समीर समझ चुका था, वह रात सिर्फ एक हमला नहीं थी, वह एक पुराना अधूरा शाप था और बदला था। उसके बाद पुराने श्मशान को पत्थरों और कांटेदार झाड़ियों से घेर दिया गया।